टॉपिक डिस्कशन में था कोलॉइड एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन के बाद प्रॉपर्टीज में था। प्रॉपर्टीज पे कुछ शानदार प्रॉपर्टीज, ब्राउनिन मोमेंट, टिंडल इफेक्ट, कलर, रीजन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, हेटेरोजेनियस नेचर, ऐसे पॉइंट पे आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पर्टिकुलर पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड मिस किए हैं, आई बटन पे क्लिक कीजिए और पीछे वाली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अभी आज मैं आप लोगों के साथ फिर कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड की नेक्स्ट हेडिंग है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग पे आने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कोलॉइड की स्टेबिलिटी का रीजन क्या था। इनडायरेक्टली यदि अपन कोलॉइड की स्टेबिलिटी का रीजन देखते हैं तो हमें रीजन आता है ब्राउनिन मूवमेंट। जब तक कोलॉइडल पार्टिकल्स ब्राउनिन मूवमेंट शो करेंगे, they doesn't comes near to each other, doesn't form aggregate, and they are continuously balance the gravity and doesn't settle down during the standing of the colloid solution। जब तक कोलॉइड पार्टिकल्स ब्राउनिन मूवमेंट करते हैं तो कोलॉइड को जब स्टैंडिंग फॉर्म में रखेंगे तो डीपी और डीएम एक दूसरे से मिक्स रहते हैं। कभी भी डीपी पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल या कोलॉइड पार्टिकल्स एक दूसरे सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यदि आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में कोलॉइड की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो डायरेक्टली आपका आंसर होगा दैट चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइड पार्टिकल्स। क्योंकि ब्राउनिन मूवमेंट का रीजन भी तो क्या था? ड्यू टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। जब तक कोलॉइडेड पार्टिकल्स सिमिलर और इक्वल चार्ज हो, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिपेल करेंगे, और कंटिन्यूअसली रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो कभी भी ग्रुपिंग नहीं कर पाते हैं, एग्रीगेट्स नहीं बनाते हैं। तो एक सिमिलर और इक्वल चार्ज उनकी स्टेबिलिटी का पीछे रीजन था। उसी सिमिलर और इक्वल चार्ज को इफ वी कैन रिमूव और न्यूट्रलाइज द बाय एनी हाउ, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, यदि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे अवेलेबल ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को, जो सिमिलर और इक्वल चार्ज है, उसको किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसीजर से आप क्या कर दें? रिमूव कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। देन द कोलॉइड पार्टिकल्स आर कम्स नियर टू ईच अदर, they are form aggregates. Aggregate means bigger particles, and the bigger particles cannot balance the gravity force and they are settled down under the gravity force. That particular procedure is known as coagulation. Clear? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। If we can remove or neutralize the charge present on colloid particles by anyhow, then the colloid particles are comes near to each other and convert into bigger particles, convert into aggregates, and the aggregates are settled down under the gravity during the standing of colloid, is known as coagulation या precipitation या flocculation. That is the coagulation. Then what is the techniques, what is the methods of the coagulation? अब हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन की मेथड्स की जब हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बाय बॉइलिंग। हीटिंग से क्या होगा? कोलॉइडल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, कोएगुलेशन की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं वो प्रोसीजर, वो मेथड्स जिसके थ्रू हमें कोएगुलेशन करना है। वो मेथड्स में पहला मेथड है बाय बॉइलिंग। तो ड्यूरिंग हीटिंग, जैसे हम कोलॉइड पार्टिकल्स को हीटिंग करते हैं, कंफर्म है कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी राइज होती है। काइनेटिक एनर्जी राइज होने से डीपी और डीएम के बीच में जो इंपैक्ट या जो कोलिजन्स हो रही हैं, वो कोलिजन्स क्या होंगी? इंक्रीज हो जाती हैं। पहले जो ब्राउनिन मूवमेंट हो रही थी वो भी इंपैक्ट का एक रीजन था, लेकिन वो क्या थे? इस तरीके से वो इस प्रॉपरली हो रही है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स अपने चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए इंपैक्ट कर रहे थे, कोलिजन्स कर रहे थे, और रैंडमली या कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे? जिगजैग पाथ में मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो उनकी इंपैक्ट या कोलिजन रेट है, आपस में टकराने की जो रेट है वो बढ़ गई, और कोलिजन रेट इंक्रीज होने से क्या हुआ? अल्टीमेटली वो अपने चार्ज को क्या करेंगे? लूज कर देंगे, खत्म कर देंगे, और चार्ज खत्म होते ही क्या होते हैं? कम्स नियर टू ईच अदर, फॉर्म बिगर पार्टिकल्स, एग्रीगेट एंड सेटल डाउन ड्यूरिंग द स्टैंडिंग और इन अंडर द ग्रेविटी, बॉइलिंग से थ्रू। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन एग का। अंडे को आपने देखा है, अंडे के अंदर जो येलो कलर का मटेरियल है, योक बोला जाता है उसको, वो योक क्या करता है? ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है।
लेकिन उस योग को आपने देखा लगभग सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड जैसा सा उसको देखा आपने उस चीज को। लेकिन उसी एग को मैं जब बॉईल कर लेता हूं तो बॉईल करने के बाद उसके ऊपर जो व्हाइट कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इजीली अपन जैसे किसी फ्रूट्स को हम क्या करें उसकी कवरिंग उतार रहे होते हैं, जस्ट वो एक भी वैसे बिहेव करने लग जाता है। तो उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे, योग क्या है कोलोइडल पार्टिकल्स, उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो आफ्टर बॉइलिंग क्या हो गए, कोएगुलेटेड हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। कैसे हुए, बॉइलिंग से हुए, क्योंकि बॉइलिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इंपैक्ट रेट बढ़ी और फाइनली टकराने से वो अपने चार्ज को खो देंगे और सेटल डाउन हो जाते हैं। ये हो गया बॉइलिंग वाला प्रोसीजर। सेकंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बता चुका कल कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलोइडल पार्टिकल्स आर मूव टुवर्ड्स द एनी अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, आइदर एनोड और कैथोड। जैसे अपन करंट अप्लाई करते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स अपने चार्ज के अकॉर्डिंग या तो एनोड पे या कैथोड पे जाके मूव करते हैं और वहां पे डिपोजिटेड हो गए। तो वहां पे डिपोजिटेड होना क्या है, पीछे क्या बचा सॉल्यूशन में, डीएम सॉल्यूशन बच गया और पूरा का पूरा कोलोइड जाकर क्या होता है, या तो एनोड पे या फिर कैथोड पे क्या होता है, डिपोजिटेड हो गया, चिपक गया, क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। थर्ड पॉइंट है इसमें डायलाइसिस। डायलाइसिस एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। वो डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है ये। और इस सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों बोला जा रहा है इसको, याद कीजिए आप चैप्टर 2 सॉल्यूशन में एसपीएम यूज किया था, सेमी परमेम्बियल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ कर रही थी और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं कर रही थी। तो यहां पे ये जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको बोला जाता है डायलाइजर मेम्ब्रेन, डायलाइजर मेम्ब्रेन इसको बोला जा रहा है, ये सेलेक्टिव होगी। सेलेक्टिव किसके लिए है, केवल और केवल ये डीएम पार्टिकल्स को क्या करती है, अलाउ करती है, केवल डीएम पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके बाहर जाएंगे। तो डायलाइजर मेम्ब्रेन से बने हुआ जो बैग होता है, उस डायलाइजर मेम्ब्रेन से बने हुए बैग के अंदर हम क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स को फिलअप कर देते हैं और उस पूरे बैग को हम क्या करेंगे, सस्पेंडेड करेंगे, लटका देते हैं उसको, सस्पेंडेड करते हैं किसमें, एक ऐसे कंटेनर के अंदर जिसमें रेगुलरली क्या होता है, एक फ्रेश वाटर की स्ट्रीम को क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, फ्रेश वाटर की स्ट्रीम उस कंटेनर के अंदर से जा रही है। जैसे इस डायलाइजर मेम्ब्रेन से बने हुए बैग के अंदर हमने क्या डाला, डायलाइजर मेम्ब्रेन से बने बैग में किसको डाला है, कोलोइड को डाल दिया। कोलोइड के अंदर क्या था, डीपी पार्टिकल्स भी थे, डीएम पार्टिकल्स भी थे। तो धीरे धीरे डीएम पार्टिकल्स क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। डीएम पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर फ्रेश वाटर की स्ट्रीम उसमें रिमूव पास होंगे और पास होने से फाइनली क्या बचेगा, जब इस डायलाइसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं और इस पूरे एपरेटर्स को क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। ये डायलाइसिस कहां किया जाए, ये लॉन्ग टाइम तक ये डायलाइसिस किया जाए, लंबे समय तक, या रिपीटिंग डायलाइसिस किया जाए। रिपीटिंग डायलाइसिस से क्या होगा, द होल डीएम आर कम आउट फ्रॉम या डिफ्यूज फ्रॉम द कोलोइड। पूरा का पूरा जो डीएम होता है वो कोलोइड से डिफ्यूज होकर कहां जाएगा, फ्रेश वाटर में रिमूव हो गया। तो पीछे क्या बचा, डीएम पूरा निकल गया, पीछे बचा क्या, डीपी बचा। तो डीपी पार्टिकल्स को जब मीडियम ही नहीं मिलेगा तो उनको एग्रीगेट्स बनाना ही पड़ेगा। ये डायलाइसिस प्रोसेस है। तो डायलाइसिस प्रोसेस डायलाइजर मेम्ब्रेन के थ्रू का पूरा एपरेटर्स क्या कहलाता है, डायलाइजर कहलाता है। इस डायलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डायलाइसिस बोलते हैं। इस कॉमन डायलाइसिस में क्या होता है, ये एक्चुअल में एक स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसी डायलाइसिस में एक प्रोसेस और आता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस या इलेक्ट्रिक डायलाइसिस, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोडायलाइसिस। वो इलेक्ट्रोडायलाइसिस में क्या होगा, स्पीड को बढ़ाया जाता है, स्पीड अप किया जाता है। स्पीड अप करने के लिए क्या करें, वो पूरा पूरा वही कंटेनर है जो भी आपने सेटअप किया था। इस कंटेनर के अंदर फ्रेश वाटर स्ट्रीम जा रही है, डायलाइजर मेम्ब्रेन है। अब एक्सटर्नल सर्किट जहां फ्रेश वाटर हमने रखा था उसमें क्या किया जाए, एनोड और कैथोड अप्लाई कर दिया आपने। अब उससे क्या होगा, जैसे डीएम पार्टिकल्स बाहर आए, फ्रेश वाटर में आए, पहले केस में क्या हो रहा था, वो अपने हिसाब से डिफ्यूज हो रहे थे। जब तक ये पार्टिकल बाहर है, यहां से रिमूव नहीं हुआ, फ्रेश वाटर के साथ नए पार्टिकल बाहर नहीं आए, डिफ्यूज नहीं हुए। लेकिन ये डीएम यहां से आते ही क्या हुआ, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो डीएम पार्टिकल जैसे डिफ्यूज होकर फ्रेश वाटर में आए, वो डीएम पार्टिकल्स क्या करेंगे, या तो एनोड की तरफ मूवमेंट करके या कैथोड की तरफ मूवमेंट करके। इनके मूवमेंट से क्या होता है, जो डीएम की डिफ्यूजन रेट है, बाहर आने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कंपैरेटिवली क्या होता है कि स्पीड प्रोसेस हो गया, रिपीट प्रोसेस हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो कॉमन डायलाइसिस इज ए स्लो प्रोसेस व्हाइल द इलेक्ट्रोडायलाइसिस और इलेक्ट्रिक डायलाइसिस ए रिपीट प्रोसेस। दोनों में कंसेप्ट सेम ही काम करता है, दोनों में ऑपरेटर सेम ही होते हैं। ये डायलाइसिस प्रोसेस है। फोर्थ अपने पास म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में जब दो ऑपोजिट चार्ज कोलोइड्स को, व्हेन द टू ऑपोजिट्स चार्ज्ड कोलोइड्स मींस एक पॉजिटिव चार्ज कोलोइड
के साथ एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड को इक्वल प्रोपोर्शनल में क्या किया जाए, मिक्स किया जाए, तो क्या करते हैं, दे आर बोथ न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड लिया, एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड, दोनों को इक्वल अमाउंट में जब आपने मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का, और नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और दोनों का न्यूट्रलाइज होने वाला तो दोनों का क्या करते थे, बोथ आर प्रेसिपिटेट, गेट्स आर, बोथ आर गेट्स प्रेसिपिटेट, दोनों की दोनों क्या बन जाती है, प्रेसिपिटेशन बन जाती है, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। दो ऑपोजिट चार्ज कोलॉइड को मिक्स करना है। एग्जांपल बता सकता हूं मैं यहां पे आपको, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है, आप ध्यान कीजिए, आपको हमने बताया था मेटल ऑक्साइड जो बताए थे Fe2O3, एक मेटल ऑक्साइड था। मेटल ऑक्साइड कौन से कोलॉइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव कोलॉइड है। इस मेटल ऑक्साइड के अंदर हम क्या करें, आर्सेनिक सल्फाइड, आपको ध्यान होगा नेगेटिव कोलॉइड का एग्जांपल था। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड में एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड को मिलाया जाए तो दोनों के दोनों की क्या बन जाती है, प्रेसिपिटेशन बन जाती है। एक एग्जांपल और लीजिए आप लोग, हमारा जो ब्लड होता है बेटा, वो ब्लड एक पॉजिटिव ब्लड हमारा क्या, एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, और जब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, एलम फिटकरी का एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन फिटकरी का डालेंगे, और फिटकरी का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है, तो भी इसका प्रेसिपिटेशन होता है। ये ब्लड वाला एग्जांपल कहां देखा हमने, एक्चुअली जब शेविंग वगैरह की जाती है तो कई बार रेजर से या ब्लेड से क्या होते हैं, कट्स लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा सैलून वगैरह में कि वो क्या करते हैं, व्हाइट कलर फिटकरी देखे होगा आपने, वो फिटकरी क्या करते हैं, वाटर के साथ यूज कर दिया जाता है, उसको रब किया जाता है फेस के ऊपर आफ्टर शेविंग। एक्चुअली उस फिटकरी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिटकरी की एलम की जो प्रॉपर्टी है, पोटास एलम बोलते हैं उसको केमिकली, ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट है, हाइड्रेटेड सल्फेट है किसका, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का। ये जो हाइड्रेटेड सल्फेट पोटेशियम और एल्यूमिनियम का जो यूज करते हैं आफ्टर शेविंग, पहला उसका यूज होता है वो एज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का होता है, तो कट वगैरह लगने पे क्या होता है, बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन ना हो, इसलिए हम फिटकरी यूज करते हैं। उसका एक दूसरा यूज और होता है कि बाई चांस यदि रेजर से या ब्लेड से क्या होता है, कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होगी, लगातार ब्लीडिंग होगी, आपको पता है ब्लड कुछ समय बाद अपने आप का तो उसका क्लोट बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन वो लंबे समय से पहले, अपने हिसाब से होने से पहले, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यदि उससे पहले ही क्या करें, शेविंग के बाद यदि कहीं कट लग गया रेजर से या ब्लेड से, तो उसमें हम फिटकरी अप्लाई करते हैं। वो फिटकरी क्या है, एक सॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है, वो क्या करता है, जहां से ब्लड निकल रहा होता है, जिस पर्टिकुलर वेन से, जिस कट मार्क से ब्लड निकल रहा होता है, वो उसको क्या करेगी, कोलॉइड प्रेसिपिटेट कर देगी। तो ब्लडिंग जो हो रही होती है वो ब्लड क्या होगा, क्लोट बन गया। अब आओगे सर क्लोट तो वैसे ही बनना था, लेकिन वो क्लोट कुछ समय के बाद बनता, लेकिन फिटकरी का अप्लाई करने पे क्या होता है, वो जल्दी ही क्लोट बन जाता है। कई जगह हम क्या करते हैं, इसमें फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एलएम की जगह क्या कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है, ब्लडिंग को क्लोट बनाने में हेल्प करता है आफ्टर शेविंग के लिए। ठीक है, यानी जो आफ्टर शेव लोशन होते हैं, वो आफ्टर शेव लोशन में मेन ऐसे ही कंटेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एंटी क्लोटिंग क्लोटिंग मटेरियल होते हैं, जो क्लोट बनाने का काम करते हैं, क्लोट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं यहाँ पे, एनिमल हाइड या स्किन, जानवरों से जो खाल या स्किन निकाली जाती है, वो एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है। हमें पता है कि जो एनिमल हाइड या एनिमल स्किन है वो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। उस एनिमल हाइड या एनिमल स्किन को हम एक मटेरियल डालते हैं, केमिकल एक मटेरियल यूज करते हैं, टेनिन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए भी है, राइट ए कमेंट या राइट शॉर्ट नोट ऑन टेनिनिंग। तो जैसे उसमें टेनिन डालेंगे, टेनिन एक सॉल्यूशन होता है जो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है। ये क्या करेगा, जो एनिमल स्किन या एनिमल टिश्यूज थे जो सॉफ्ट थे, जो पॉजिटिव चार्ज थे, वो टेनिन के साथ अप्लाई करते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ ऊपर वाले में ब्लड का क्लोटिंग हो गया था, क्लोट बन गया था, वैसे वो क्या होता है, यहाँ पे एनिमल सॉफ्ट स्किन क्या होती है, हार्ड लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो टेनिन क्या है, एनिमल स्किन को हार्ड लेदर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस। और टेनिन क्या है, केमिकल होता है जो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, और जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल स्किन होती है पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कहता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है किसके, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन के। एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड से क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, कोगुलेटेड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो कॉमन प्रोसेस हमने बताया, बॉइलिंग बताया, डायलाइसिस बताया, इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन बताया। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आता है, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक डेफिनेट अमाउंट में जब अपन एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, किसके अंदर, एक कोलॉइड के अंदर। सपोज एक कोलॉइड है पॉजिटिव चार्ज, मींस उसके डीपी पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन एग्जांपल अपन सोडियम क्लोराइड ही लेके चलते हैं। जैसे उसमें सोडियम क्लोराइड आप ऐड करोगे, तो ये सोडियम क्लोराइड के क्या करेगा, जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं,
ऐड तो आपने पूरा NaCl किया, लेकिन वो क्या करेगा, उन ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होकर कोई प्रेसिपिटेशन बन गया। और इसी NaCl को यदि मैंने ऐड किया होता किसके अंदर, एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के अंदर, तो जैसे उसको नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के अंदर मैंने ऐड किया, तो ये क्या करेगा, सोडियम पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा और उन ऑपोजिट चार्ज आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट के जो ऑपोजिट चार्ज आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के जो ऑपोजिट चार्ज आयंस है, उनको एब्जॉर्ब करके क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होकर क्या होता है, प्रेसिपिटेट कम्स नियर टू ईच अदर एंड फॉर्म एग्रीगेट ऑफ बिगर पार्टिकल्स एंड सेटल डाउन। समझ रहे हो, वही पॉइंट है। तो ये जो कंडीशन है वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाला है। अब यहां पे आगे आप कहोगे इसमें इंपोर्टेंट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, उस पर्टिकुलर कोलॉइड ने क्या किया, अपने ऑपोजिट चार्ज आयन को इलेक्ट्रोलाइट से एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज हुआ है। उस पर्टिकुलर एक आयन को क्या कहा जाता है, एक्टिव आयन कहा जाता है। तो एक्टिव आयन की डेफिनेशन क्या दोगे आप, सिंपल डेफिनेशन है, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ए colloid, or the ion of electrolyte their charge is opposite to the charge of colloidal particles। इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स के चार्ज के ऑपोजिट होता है और जो उसके कोएगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्टिव आयन। क्लियर है। एक्टिव आयन के बाद इसमें बताया जाता है हमें एक्टिव आयन की कोएगुलेशन पावर। छोटे छोटे टर्म में पूछे जा सकते हैं एक्टिव आयन की कोएगुलेशन पावर। कोएगुलेशन पावर को एक्चुअल में सॉर्ट आउट करने का या फाइंड आउट करने का क्या होता है, तरीका क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक तो फॉर्मूला है सिंपली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मोलरिटी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये कोएगुलेशन पावर होती है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, कितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो, उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है। अब एक्चुअल में कोएगुलेशन पावर क्या होता है, the minimum amount of electrolyte in millimoles, the minimum amount of electrolyte in millimoles that completely coagulated of 1 liter of colloid या सोल, जो 1 लीटर सोल को कोएगुलेटेड करने के लिए उसके जितने मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट हमें, मोल्स, उसके जितने मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट है वो मिलीमोल अमाउंट क्या कहलाता है, कोएगुलेशन पावर कहलाती है। ये एक्टिव आयन की डेफिनेशन अलग से पूछी जा सकती है, उसका कोएगुलेशन पावर का मीनिंग और फॉर्मूला आपके साथ हो गया। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट कंप्लीटली कोएगुलेटेड द 1 लीटर ऑफ सोल, या 1 लीटर ऑफ सोल क्या है, कोलोइड तो है। 1 लीटर कोलोइड के कोएगुलेशन के लिए 1 लीटर के लिए जितना चाहिएगा वो क्या कहलाता है, कोएगुलेशन पावर कहलाता है। अब कोएगुलेशन पावर के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी एक्टिव आयन से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, वो हमारे पास हार्डी-सुल्जे लॉ। हार्डी-सुल्जे लॉ क्या है, वो पर्टिकुलर एक्टिव आयन की कोएगुलेशन पावर से रिलेटेड है। ग्रेटर द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर इट्स कोएगुलेशन पावर। किसी पर्टिकुलर एक्टिव आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका कोएगुलेशन पावर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स द कोएगुलेशन पावर ऑफ एक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। एक्टिव आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसका कोएगुलेशन पावर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एग्जांपल आप बताइए मेरे को, इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस टाइप से आया हुआ है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज कोलोइड आपको प्रोवाइड करवाया गया और उस पॉजिटिव चार्ज के कोएगुलेशन के लिए आपको अलग अलग आयंस दिए जा रहे हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको दे दिया, आपको सोडियम सल्फेट दे दिया, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया और आपको कैल्शियम फॉस्फेट दे दिया। ये अलग अलग आयंस आपको प्रोवाइड करवाए, आयंस नहीं सॉरी इलेक्ट्रोलाइट। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज कोलोइड के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, इनकी कोएगुलेशन पावर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो पॉजिटिव चार्ज कोलोइड के लिए रेस्पॉन्सिबल एनाइन आपको इसमें से ढूंढना है। इसका डिकम्पोजिशन होकर क्या आएगा, 4 पोटेशियम आयन देन FeCN6 -4।
इसका जब आप करोगे तो क्या आएगा Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, इसका आयनाइजेशन से क्या मिला Mg2 प्लस देन Cl माइनस, और इससे क्या मिला Ca प्लस 2 देन PO4 3 माइनस। इस पॉजिटिव चार्ज कोलोइड के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्टिव आयन उसी ऑपोजिट चार्ज वाला एनायन होगा। समझ लो एक्टिव आयन कौन सा है, ये थोड़ी है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये है। तो आपको इससे आइडिया नहीं लगेगा इसमें आप पर्टिकुलर एनायन या केटायन को फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव के लिए आपने एनायन को फाइंड किया, सबसे ज्यादा कौन करेगा, कोएगुलेशन पावर किसका ज्यादा होगा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है, -4 की है, -4 है, फेरोसाइनाइड आयन है, ये सबसे ज्यादा। रीजन आप देख पा रहे हो, ये एक कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये 2 कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है चार्ज के अकॉर्डिंग, ये 3 कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये क्या करेगा 4 कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर उसका जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है। समझ गए इस चीज को। ऐसे ही एग्जांपल ये आ जाता है किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए आ जाता। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम फिर क्या करते हैं, एनायंस को नहीं ढूंढते, फिर हम क्या करते हैं कैटायंस के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस बनाते हैं। ये क्या है, कोएगुलेशन पावर एक्टिव आयन, और एक्टिव आयन के साथ हार्डी-सुलजे लॉ। हार्डी-सुलजे लॉ के बाद इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन और आती है कि हम कोलोइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेशन से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा प्रोटेक्टिंग कोलोइड, और प्रोटेक्टिंग कोलोइड के साथ उसको एक उसकी पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है गोल्ड नंबर में। ये 2 डेफिनेशन और हम चलते चलते करेंगे, एक अच्छी हेडिंग है, दोनों भी क्वेश्चन आया हुआ है। वही प्रॉपर्टी चल रही है भी कोएगुलेशन वाली, कोएगुलेशन का डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद उसकी प्रोसीजर बता दी, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाली हेडिंग में हमने एक्टिव आयन, हार्डी-सुलजे लॉ और कोएगुलेशन पावर को डिस्कस कर लिया। अब इसमें हमारे पास पॉइंट आता है लास्ट में, चलते चलते कोएगुलेशन की हेडिंग को खत्म करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को, प्रोटेक्टिंग कोलोइड और गोल्ड नंबर। अब प्रोटेक्टिंग का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, बाय इंटरेक्शन अपन ने 2 टाइप के कोलोइड पढ़े थे, लायोफिलिक कोलोइड और लायोफोबिक कोलोइड। फिलिक का मतलब जो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो लायोफिलिक कोलोइड होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक थोड़ा सा अमाउंट उसके अंदर ऐड करने पर, इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा अमाउंट ऐड करने पर उनका प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन नहीं होता है। तो लायोफिलिक को हमें प्रोटेक्शन की, प्रिवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि तो ऑलरेडी क्या है, सेल्फ स्टेबल है। एक पॉइंट और याद कीजिए आप, लायोफिलिक व्हेन दे आर सेल्फ स्टेबल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टेबलाइजर। लायोफिलिक के लिए किसी स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, याद आ रहा होगा पीछे वाली क्लासिफिकेशन में। बट लायोफोबिक क्या होते हैं, जिसमें डीपी और डीएम पार्टिकल्स, फेज और मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल कर रहे होते हैं। उनको हार्डली बनाया गया था, किसी स्पेसिफिक मेथड से बनाया गया था, और उसके लिए हमने स्टेबलाइजर भी ऐड किया था। तो जो मुश्किल से बने, कठिनाई से बने, हार्डली बने, जो ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, उसमें यदि इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी अमाउंट ऐड की जाएगी, देन दे आर इजीली गेट्स प्रेसिपिटेट या इजीली गेट्स कोएगुलेटेड। वो इजीली क्या होते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं। लायोफिलिक का कोएगुलेशन इजीली नहीं होता है, तो इसको प्रोटेक्शन भी नहीं देना है। प्रोटेक्शन किसको चाहिए, लायोफोबिक को चाहिए। तो लायोफोबिक को प्रोटेक्शन देना है, क्लियर है क्यों देना है। तो लायोफोबिक कोलोइड जो होता है, उस लायोफोबिक कोलोइड के अंदर क्या किया जाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक ऐड कर दिया जाता है। एक लायोफिलिक कोलोइड में थोड़ी सी अमाउंट में क्या कर दिया, लायोफोबिक कोलोइड, लायोफोबिक में थोड़ी सी अमाउंट में क्या डाल दिया, लायोफिलिक कोलोइड डाल दिया। वो लायोफिलिक कोलोइड क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में एक लेयर बना लेता है। यानी लायोफिलिक कोलोइड ने क्या किया, लायोफोबिक पार्टिकल के सराउंडिंग में एक लेयर बना ली। अब इसमें यदि इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे अपन, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रोलाइट किसके कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट लायोफोबिक के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। यहां तो डायरेक्ट लायोफोबिक के कांटेक्ट में आ रहा था, लेकिन यहां पे लायोफिलिक डालते क्या होगा, वो लायोफिलिक के कांटेक्ट में आएगा। और लायोफिलिक का कोएगुलेशन इजीली होता नहीं है। तो लायोफिलिक का जब कोएगुलेशन नहीं होगा, तो ये इस लेयर के अंदर लायोफिलिक पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनका कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटेक्शन करना किसका है, लायोफोबिक का। प्रोटेक्शन के लिए यूज किसका करेंगे, लायोफिलिक का। तो ऐसे लायोफिलिक कोलोइड जिनको लायोफोबिक कोलोइड में ऐड किया जाता है कोएगुलेशन से बचाने के लिए, वो लायोफिलिक कोलोइड क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलोइड कहलाते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, मैं एक बार फिर लिख देता हूं आपके सामने। ये डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड एडेड टू लायोफोबिक कोलोइड, then lyophilic colloid form a layer around the lyophobic colloid and protect them from the coagulation during adding a small amount of electrolyte। थोड़ा सा अमाउंट डालने पे उसको प्रेसिपिटेशन से बचाता है। वो पर्टिकुलर लायोफिलिक कोलोइड क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलोइड कहलाते हैं। समझ गए, मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड इज नोन एज प्रोटेक्टिंग कोलोइड। अब इस प्रोटेक्टिंग कोलोइड की जो पावर है
कौन सी पावर? उसको कोएगुलेशन से बचाने को, उसको हम किस में डिनोट करते हैं? गोल्ड नंबर में डिनोट करते हैं। गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर के लिए हमें क्या करना है? एक पर्टिकुलर गोल्ड सोल हमें प्रोवाइड करवाया जाए, एक गोल्ड सोल प्रोवाइड करवाया जाए, और गोल्ड सोल का हमें कितना अमाउंट लेना है? 10 ml अमाउंट लिया हमने गोल्ड सोल का। इस 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? जब उसमें 1 ml ऑफ NaCl, 1 ml ऑफ 10% NaCl का सॉल्यूशन डाला जाए। गोल्ड सोल दिया 10 ml, 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करना है किससे? 1 ml ऑफ 10% NaCl डालने पर उसका कोएगुलेशन ना हो। उसके लिए हमने जो यहां पे लायोफिलिक कोलोइड ऐड करेंगे, लायोफिलिक कोलोइड की जो मिलीग्राम्स में जो अमाउंट होती है, वो मिलीग्राम अमाउंट, द मिलीग्राम अमाउंट ऑफ ए लायोफिलिक कोलोइड can protect the 10 ml of gold sol during the adding of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नंबरों का गेम है ये, इसलिए मैंने तीनों चीजें अलग अलग लिखी हैं। लायोफिलिक कोलोइड किसमें चाहिए? मिलीग्राम्स में चाहिए। क्या करेगा वो 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करेगा। किससे करेगा? जब उसमें 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% ये क्या है? डब्ल्यू समझ लो आप, उसमें 10% क्या है? 10 ग्राम तो NaCl और 90 क्या है उसमें? वाटर है। तो 10% NaCl सॉल्यूशन का कितना अमाउंट? 1 ml जब ऐड करेंगे तो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर जाएगा। तो ऐसा जो मिलीग्राम अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? गोल्ड नंबर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज थी, यहां पे मैं प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रहा हूं। टोटल जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी उसमें ब्राउन एंड मोमेंट इंपॉर्टेंट है, टिंडेल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, और कोएगुलेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। कोएगुलेशन की जो मेथड्स बनाई उनमें भी डायलाइसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिक और कॉमन डायलाइसिस पे भी डिफरेंस बना हुआ है, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में टेनिरिंग आया हुआ है, क्लोटिंग के अंदर वो पोटाश एलम वाला आया हुआ है, और उसमें फिर हार्डी-सुलजे लॉ को भी पूछा गया, दोनों वर्डिंग में उसको पूछा गया, उसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी पूछा गया। हार्डी-सुलजे लॉ के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट हमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बनाना होता है, उसमें प्रोटेक्टिंग कोलोइड का मीनिंग भी पूछा गया है, और गोल्ड नंबर भी पूछा गया है। यहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे प्योरिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड की। यदि पीछे वाली क्लासेस को आप जो मिस कर रहे हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए। गुड लक स्टूडेंट्स।